डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और लगभग हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव, ये पूरा इसका डायग्राम है जिसमें ये एम जो है एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी सी ये पूरा का पूरा तिरछा प्रकाश आपतित हो रहा है। और हमें मालूम है कि किसी परावर्तक पृष्ठ पर जिस जैसे प्रकाश गिराएंगे वैसी परावर्तन होगा। अगर किसी परावर्तक पृष्ठ पर हम ठीक लंबवत प्रकाश गिराएंगे तो लंबवत वापस होगा, तिरछा प्रकाश गिराएंगे तो तिरछा वापस होगा। तो ऐसे यहाँ पे देखिए कि इस चित्र के अंदर ए बी सी एक तिरछा प्रकाश आपतित हो रहा है और जितने समय में कोई तरंग ए से डी दूरी तय करेगी उतने ही समय में तरंग बी बिंदु ओ से होती हुई ई पर पहुंच रही है और उतने ही समय में तरंग सी से एफ पॉइंट तक पहुंच रही है। इस प्रकार इधर डी ई एफ एक परावर्तित तरंगाग्र बन जाता है। ये कौन सा रहेगा? आपतित। और ये कौन सा रहेगा? परावर्तित रहेगा। तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं एम एन एक परावर्तक पृष्ठ है, नीचे इस पे ये पेंट हो रहा है तो ऊपर का पृष्ठ कैसा रहेगा? परावर्तक पृष्ठ रहेगा। इसमें हमने सी और डी पॉइंट पर दो नॉर्मल डाल दिए हैं, दो अभिलंब डाल दिए हैं। ये नॉर्मल है, एन का मतलब नॉर्मल है, और इधर ये एन यानी नॉर्मल है, अभिलंब है ये। जैसा कि डियर स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए कि आने वाली किरण और नॉर्मल के बीच में कोण कितने का होता है? आई का होता है। अब इस सी पॉइंट से इस वाली किरण पर हमने एक लंब डाल दिया है। ऐसे ही इस डी पॉइंट से और लास्ट वाली किरण पर हमने एक लंब डाल दिया है, यानी सी और ए लंब है और डी और एफ लंब है। और जिस भुजा पर ये लंब डाला जाता है उस पॉइंट पर ये 90 अंश के एंगल बनते हैं। तो यहां देखिए ये आने वाली किरण है, आपतित किरण है, और ये नॉर्मल है, ये कोण आई बनेगा। और जिस जगह पर ये लंब डाला गया है तो आने वाली किरण और जिस पॉइंट पर जिस भुजा से लंब डाला है ये टोटल 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला कितने का रहेगा? इस पूरे 90 में से हम आई घटा देंगे तो 90 माइनस आई रहेगा। अच्छा, अब अगर हम टोटल यहां से क्षैतिज से यानी एम एन से और यहां तक की बात करें एन तक की तो ये 90 होगा। और हमें निकालना कौन सा है? हमें निकालना है ए सी और डी, ये वाला एंगल निकालना है ए सी डी। तो ए सी डी निकालने के लिए पूरे 90 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 90 माइनस आई माइनस कर देंगे। तो यहां देखिए 90 में से हमने 90 माइनस आई को माइनस किया है तो 90 माइनस का 90 और माइनस माइनस प्लस, तो 90 से 90 कैंसिल करने के बाद में ये आई बनेगा। अर्थात ए सी डी ये कितने का कोण बना? आई का रहा। इसी प्रकार इधर परावर्तन में देखिए, परावर्तन में तो ये आर रहेगा और ये 90 माइनस आई रहेगा, सॉरी 90 माइनस आर रहेगा। जब ये 90 माइनस आर रहेगा तो यहां से लेके यहां तक ये भी कितने का रहेगा? आर का रहेगा। इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज को समझिए। ये लिखा है, माना एम एन एक परावर्तक पृष्ठ है ये वाला जिस पर ए बी सी तिरछा प्रकाश आपतित हो रहा है, ये ए बी सी। जितने समय में तरंग ए से डी दूरी तय करती है उतने ही समय में तरंग बी बिंदु ओ से होती हुई ई पॉइंट पर पहुंचती है और उतने ही समय में तरंग सी पॉइंट से कहां तक पहुंचती है? एफ तक। इस प्रकार डी ई एफ एक परावर्तित तरंगाग्र बन जाता है ये वाला। आगे समझिए। अब हम लेके चल रहे हैं ट्रायंगल ए सी डी के अंदर और एफ डी सी के अंदर। आप यहां देख रहे हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अर्थात कोण सी ए डी, सी ए डी बराबर कोण डी एफ सी। ये देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है कोण सी ए डी बराबर, यानी सी ए डी तथा कोण डी एफ सी दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ये 90 अंश के हैं। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर सी डी भुजा कैसी है? कॉमन है, और कॉमन भुजा को क्या बोलते हैं? ओवेनिस्ट बोलते हैं। तथा ये जो सी एफ है वो ए डी के बराबर है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों साइड कैसी हैं? बराबर हैं। तो जब इतना सब कुछ बराबर हो है तो दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे डियर स्टूडेंट? सर्वांग सम होंगे। अच्छा, सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए? सर्वांग सम त्रिभुज होने के लिए दो भुजाएं एक कोण बराबर होनी चाहिए, अथवा एक भुजा दो कोण, यानी एक भुजा दो कोण या फिर एक कोण दो भुजाएं। तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। जब ये सर्वांग सम होंगे
तो यहाँ पर ये है कोण, ये वाला कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ डी सी के, यानी कोण ए सी डी कितने का है, आई का, और एफ डी सी कितने का है, आर का। तो यहां पर देखिएगा, तो कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ डी सी के बराबर होगा। और ये वाला कोण कितने का है, ये कोण है आपका आई का है, और ये कोण कितना है डियर स्टूडेंट, आर का है। और आई को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, यानी इसे बोलेंगे क्या, आपतन कोण बोलेंगे। और आर को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण ही आपस में बराबर करके दिखाने होते हैं, अर्थात इस प्रूफ के अंदर बस यही करना है आपको। इसी के साथ में डियर स्टूडेंट देखिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, यानी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है, लास्ट ईयर का मतलब 2020 में हुआ है, उसमें से आपका परावर्तन की व्याख्या पूछी गई थी, और वो भी कितने नंबर की, 5 नंबर की। यानी दोनों के दोनों क्वेश्चन ये है कि इनमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आना है, 3 नंबर से तो कम नहीं आता है, 3 का आता है या 5 का आएगा। देखिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव। इसमें देखिए आप, इसमें हमने एम एन एक अपवर्तक पृष्ठ माना है, इस पर भी हमने एबीसी तिरछा प्रकाश गिराया है, क्योंकि ये माध्यम अलग अलग हैं, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। जब माध्यम अलग अलग हैं तो इस पहले माध्यम में हमने तरंग की चाल v1 मानी है और दूसरे माध्यम में कितनी मानी है, v2 मानी है। यानी ये प्रकाश जो है पहले माध्यम से कहाँ आ रहा है, दूसरे माध्यम में आ रहा है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश कण का विचलन होता है। तो ये प्रकाश कण अगर मान लीजिए पहला माध्यम अगर विरल है, विरल माध्यम है, और दूसरा माध्यम अगर सघन है, डेंस मीडियम है, तो ये प्रकाश कण जो है अविलंब की ओर झुकेंगे। तो यहां पर देखिएगा, हमने माना b1 क्या है, पहले माध्यम में तरंग की चाल है, b2 क्या है, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल है। प्रकाश की एक अपवर्तन की शर्त होती है, क्या शर्त होती है कि 1n2 यानी अपवर्तनांक की जो वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, दोनों माध्यमों की चालों के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात 1n2 इजिकल टू क्या रहेगा, b1 अपॉन b2 रहेगा। जहां 1n2 को हम क्या बोलेंगे, 1n2 को बोलेंगे, 1n2 है आपका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लेते हैं इसमें। माना एम एन एक अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाला एम और एन, जिस पर ए बी सी तिरछा प्रकाश आपतित हो रहा है। जैसे हमने लैंग्वेज परावर्तन के लिए बनाई थी, वैसे इसमें बनाएंगे। माना एम एन एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी सी तिरछा प्रकाश आपतित हो रहा है। जितने समय में तरंग पहले माध्यम में, जितने समय में तरंग पहले माध्यम में ए से डी दूरी तय करती है, उतने ही समय में तरंग दूसरे माध्यम सी से एफ दूरी तय करती है। इस प्रकार डी ई एफ एक अपवर्तित तरंगाग्र बन जाता है। इसे परावर्तित नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तित तरंगाग्र बोलेंगे, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। आगे देखेंगे, ये लिखा है इस प्रकार डी ई एफ एक अपवर्तित तरंगाग्र बन जाता है। अब आप चित्र के माध्यम से देखिएगा, इसमें क्या है, ए से डी और सी से एफ, ये दूरियां अलग अलग हैं और इनकी चाल भी अलग अलग हैं, बट इनके टाइम कैसे हैं, सेम है। तो हम यहां लिखेंगे पहले माध्यम में अगर हम यहां से ए से डी दूरी निकालेंगे तो चाल कितनी रहेगी, v1, दूरी रहेगी ए से डी, और समय कितना रहेगा, t। ऐसे ही दूसरे माध्यम में दूरी रहेगी आपकी सी से एफ और टाइम रहेगा t और चाल रहेगी v2। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये आपतितकरण है और ये नॉर्मल है, मैंने n लिख दिया, n का मतलब क्या है, नॉर्मल, और ये भी कितना है, n का मतलब नॉर्मल। ये वाला एंगल कितने का रहेगा, आई का रहेगा, और जहां से यहां से हमने जिस भुजा पर लंब डाला ये टोटल कितने का रहेगा, ये 90 का रहेगा। अच्छा, ये पूरा कितने का रहेगा, यहां से यहां तक ये कितने का रहेगा, ये आपका रहेगा 90 का। लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, तो ये भी एंगल कितने का रहेगा, आई का रहेगा, और इधर ये वाला आर का रहेगा, और ये भी कितने का रहेगा, आर का रहेगा। और हमने सी से
ए तक लंब डाला है और डी से एफ तक लंब डाला है, तो ये भी कितने का रहेगा, ये 90 का रहेगा और ये कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। अगर जरूरत पड़ने पर हम इस एंगल की बात करें आई की, तो आई के लिए ए से लेके डी ये तो करेगा लंब का कार्य, और 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, अर्थात इस कोण के लिए ए डी तो रहेगा लंब और सी डी रहेगा कर्ण। इसी प्रकार इस आर कोण के लिए सामने वाली भुजा, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये सी और एफ ये तो रहेगी लंब, और 90 के सामने वाला सी डी ये क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। यानी ऊपर वाले कोण में और नीचे वाले कोण में, इस वाले में, दोनों में ये सी डी ये क्या रहेगा, कर्ण का काम करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहां लिखेंगे पहले माध्यम में, पहले माध्यम में, पहले माध्यम के अंदर हम दूरी निकालेंगे। तो देखिए चाल बराबर कितना होता है, दूरी बट्टे समय होता है। चाल इजिकल टू है आपका दूरी बट्टे समय है, दूरी बट्टे समय है। और पहले माध्यम में स्टूडेंट चाल कितनी है, b1 है, और दूरी कितनी है, दूरी है आपका ad, आप चित्र के माध्यम से देख लेना ad है, और टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम दूरी का मान निकालेंगे तो दूरी का मान होगा ad इजिकल टू रहेगा ad। इसी प्रकार दूसरे माध्यम में देखिए यहां लिखेंगे सिमिलरली इन सेकंड मीडियम, यानी दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में इसमें भी लेंगे हम चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो इसमें चाल कितनी है, b2 है, और दूरी इसमें कितनी है, c से लेके f तक है, सी एफ अपॉन टाइम कितना रहेगा, t रहेगा। अब इसके नीचे एक मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एफ इजिकल टू कितना रहेगा, सी एफ इजिकल टू रहेगा b2 इंटू टी रहेगा, और इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसके बाद में देखें इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लेंगे इसमें ए सी डी में, ए सी डी के अंदर लेंगे। इसमें हम निकालेंगे साइन थीटा इजिकल, साइन थीटा इजिकल टू कितना होता है, लंबवत्ती कर्ण होता है, यानी इसमें एंगल कितने का है, आई का है, तो साइन इजिकल टू कितना रहेगा, लंब बटे कर्ण रहेगा। तो इसके लिए लंब कितना कितने का रहेगा, ईडी का रहेगा, तो ईडी, और कर्ण कितने का रहेगा, सीडी का रहेगा। इसे हमने इक्वेशन अगला मान लिया। इसी प्रकार दूसरे माध्यम में सिमिलरली इन ट्रायंगल, इस वाले में लेते हैं एफ डी सी के अंदर, एफ ट्रायंगल एफ डी सी के अंदर, इसमें कितने का है, साइन आर का है, तो साइन आर में भी लंब बट्टे कर्ण रहेगा, ये तो कॉमन ही है। और लंब कितने का रहेगा, इसके सामने वाली भुजाई यानी सी एफ रहेगी, सी एफ तो रहेगा लंब, और 90 के सामने वाला कर्ण रहेगा यानी सी डी, यानी कर्ण दोनों में तो कॉमन है। ये थर्ड इक्वेशन मान लिया हमने, ये थर्ड नहीं होगा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये हमने इक्वेशन क्या मान लिया, फोर्थ मान लिया, ये मान लिया फोर्थ। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में फोर्थ का डिवाइड कर देंगे, सेकंड में सॉरी, ये कौन सा इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडिंग बाई फोर्थ, फोर्थ इक्वेशन। देखिए ये आपका साइन आई अपॉन साइन आर है, इजकल टू ये कितने का है, ए डी का है, अपॉन कितने का, सी डी का है। डिवाइडिंग में करेंगे हम, तो डिवाइडिंग में रहेगा सी एफ अपॉन सी डी रहेगा, ये यहाँ पहुँचेगा और ये ऊपर पहुँच जाएगा इधर। तो ये रहा आपका ए डी अपॉन सी डी इंटू सी डी ऊपर पहुँचेगा, सी एफ नीचे रहेगा, इसमें सी डी से सी डी पॉइंट ये कट गया, ये बचेगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू ए डी अपॉन कितना है, सी एफ है। समीकरण फर्स्ट अब देखिए एडी और सी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, एडी तथा सी एफ की वैल्यू पुट करने पर
यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो इनकी जो वैल्यू हैं ये रहेगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर है। ए डी की तो वैल्यू है B1 इंटू टी है, सी एफ की वैल्यू है B2 इंटू टी है। यहाँ टी से टी को हमने कैंसिल कर दिया, ये बचा अब साइन आई बटे साइन आर रहा, इजकल टू ये रहेगा B1 और ये रहेगा B2 और ये हमने ये इक्वेशन हमने अगला दे दिया, 5 में मान लिया। अब देखिए जो हमने शुरू में इक्वेशन माना था 1n2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 और इसमें भी क्या आ रहा है B1 अपॉन B2 आ रहा है, यानी जो शुरू में हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था और ये फोर्थ माना है, इनकी राइट हैंड कैसी इक्वल है, बराबर है। जब इनकी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड ही बराबर होंगी, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और फिफ्थ की कंपेयर करने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ की कंपेयर करने पर, जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हो जाएगा 1n2 इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और यही किसका नियम होता है, स्नेल का नियम होता है। ये हम लिख देंगे, या लिखेंगे इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल के नियम ने किसकी व्याख्या की, प्रकाश के अपवर्तन की, और यहां भी हम किसका कर रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन की ही व्याख्या कर रहे हैं। तो हमें इसमें यही करना है 1n2 इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और यही हमारा प्रूफ रहेगा, प्रूफ्ड। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आपको अगर वीडियो सही लगी है तो इसे लाइक करें, लाइक करने के बाद में इसे शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त भी इसका पूरा बेनिफिट ले सकें, और आप इसे सब्सक्राइब भी करें जिससे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।